एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिनोलॉजी लीगल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर और रूल ऑफ लॉ के बारे में। देखिए, आज के ज़माने में जो हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये सारे सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। पहले के ज़माने में ये सब नहीं हुआ करता था। पहले के ज़माने में एग्जिस्ट करती थी कि मोनार्की। इसका मतलब कि कोई भी एक इंसान, चाहे वो किंग हो या क्वीन, सारा स्टेट कंट्रोल उनके हाथ में होता था। ना ही वो किसी को आंसरेबल होते थे, ना ही अकाउंटेबल। ऐसे में क्या होता था कि पूरा का पूरा स्टेट फंक्शन करता था किंग या क्वीन के बेनिफिट में, और जो सिटीजन्स के राइट्स थे वो प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे थे। तो अगर स्टेट को डेवलप करना है या सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है तो एब्सोल्यूट मोनार्की इज नॉट द आंसर। इसका एक ऑल्टरनेटिव सजेस्ट हुआ था, सेपरेशन ऑफ पावर। चलिए इसके बारे में जानते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर मोनार्की का एक बेटर ऑल्टरनेटिव बन के सामने आया था। इसके तीन मेन एक्सपोनेंट्स है एरिस्टोटल, जिन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर को ओरिजिनेट किया था, लॉकी, जिन्होंने इसके प्रिंसिपल्स डेवलप किए थे, डिफाइन किए थे, एंड फाइनली मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने इस थ्योरी को प्रपाउंड किया था। ये बताया था कि सेपरेशन ऑफ पावर कैसे एग्जिस्ट करेगा, इसके क्या मेन फंक्शंस रहेंगे। तो सेपरेशन ऑफ पावर के तीन मेन ज्यूरिस्ट हैं ALM, एरिस्टोटल, लॉकी और मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी को फॉर्मुलेट करते हुए ये कहा कि एक फ्री डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के तीन मेन ऑर्गन्स होने चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और इन तीन ऑर्गन्स के फंक्शंस एंड पावर्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। मतलब लेजिस्लेचर का काम होगा टू मेक लॉज, एग्जीक्यूटिव का टू इम्प्लीमेंट लॉज, एंड जुडिशरी विल कंप्राइज ऑफ योर कोर्ट सिस्टम। उनके सिस्टम के हिसाब से एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के कामों में इंटरफेयर या इंटरवीन नहीं करेगा। दे विल बी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि अगर हम ये सिस्टम अडॉप्ट करते हैं तो गवर्नमेंट की जो आर्बिट्ररीनेस है वो काफी डिक्रीज हो जाएगी। अब मैं आपको सेपरेशन ऑफ पावर दो कंट्रीज के रिस्पेक्ट में समझाती हूँ, यूएस और इंडिया। यूएस इसलिए क्योंकि ये पहली कंट्री है जिसने सेपरेशन ऑफ पावर को अडॉप्ट किया था। यूएस में सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। देखिए, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं वो ये कहते, आर्टिकल 1 कहता है कि लेजिस्लेचर का काम संभालेंगे कांग्रेस, आर्टिकल 2 कहता है कि एग्जीक्यूटिव के हेड होंगे प्रेसिडेंट, एंड आर्टिकल 3 ये कहता है कि जुडिशरी का जो सारा काम होगा वो कोर्ट संभालेंगे, सुप्रीम कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो देखिए, इस मशीनरी से ही सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट समझ में आता है, और वो ये कहता है कि अब सारी पावर्स एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट करके मत रखिए, उससे आर्बिट्ररीनेस के चांसेस बढ़ेंगे। आप पावर को डिवाइड कर दीजिए इन तीन हेड्स में। अब सेपरेशन ऑफ पावर को और स्मूथ करने के लिए उसका नेचुरल एक्सटेंशन है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, कि सिंपली ये कहता है कि जब भी कोई भी ऑर्गन दूसरे ऑर्गन्स के कामों में इंटरवीन करने की कोशिश करे या खुद की पावर को अनड्यूली एक्सरसाइज करे तो बाकी ऑर्गन्स उसे रोक सकते हैं। ये है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो चलिए अब बात करते हैं इंडिया की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर के इन्फ्लुएंस आपको बहुत सारे आर्टिकल्स में मिल सकते हैं, जैसे आर्टिकल 50। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेशन ऑफ पावर को रिकॉग्नाइज करते हुए ये कहता है कि ये तीन मेन ऑर्गन्स रहेंगे गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर पार्लियामेंट संभालेगी, एग्जीक्यूटिव के हेड होंगे प्रेसिडेंट, एंड जुडिशरी विल बी हैंडल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। पर इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में ये कहा गया कि इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर ब्रॉड सेंस में फॉलो होता है, ना कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन या ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की जैसे रिजिड या स्ट्रिक्ट सेंस में। तो हम सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल्स को स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं करते, और बहुत सारे केसेस में डेविएशंस पॉसिबल है, जैसे प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स होती है पार्लियामेंट में, या फिर अगर आप आर्टिकल 13 देखें तो आपको याद आएगा कि लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉज को रिव्यू करने का पावर है जुडिशरी के पास। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं जहां पे हम सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। तो अब जल्दी से समझ लेते हैं रूल ऑफ लॉ को। ये कहता है कि जो भी गवर्नमेंट होती है ये अपनी खुद की विम्स एंड फैंसीज पे रन नहीं कर सकती, इट हैज टू फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ के मेन एक्सपोनेंट्स है सर एडवर्ड कोक एंड AV डाइसी। एडवर्ड कोक ने रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को ओरिजिनेट किया था एंड AV डाइसी ने इसे फर्दर डेवलप किया था। तो जैसे सेपरेशन ऑफ पावर के तीन ऑर्गन्स हैं, उसी तरह रूल ऑफ लॉ के तीन प्रिंसिपल्स हैं। चलिए जानते हैं। तो ये है तीन रूल्स ऑफ लॉ जिन्हें मैं आपको क्विकली समझाती हूँ। तो पहला है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में जितने भी लोग हैं, अगर उन्हें पनिशमेंट होती है तो वो लॉ के अकॉर्डिंग ही हो सकती है। बस किसी की इच्छा हुई तो उन्हें पनिशमेंट हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो इस फर्स्ट रूल ऑफ लॉ का मतलब ये हुआ कि लॉ सुप्रीम है एंड एवरीथिंग विल गवर्न अकॉर्डिंग टू द लॉ। दूसरा प्रिंसिपल कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 याद आया? जी हाँ,
यही है रूल ऑफ लॉ का सेकंड प्रिंसिपल्स, कि चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या क्लर्क, चाहे आप हो या मैं, लॉ के सामने एवरीवन इज इक्वल, किसी का भी दर्जा ऊपर या नीचे नहीं है। नो वन इज डिस्क्रिमिनेटेड इन द आइज ऑफ लॉ, एवरीवन इज इक्वल। तीसरा प्रिंसिपल है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। तो ये क्या होता है? देखिए, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स इम्बाइब्ड होते हैं, पर ये काफी नहीं होता है। प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट का मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपके राइट्स रिकॉग्नाइज करे एंड कोर्ट्स उन राइट्स को एनफोर्स करने में आपकी हेल्प करें। इंडिया में रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल्स बहुत ही अच्छी तरह इंश्राइंड है। द गवर्नमेंट हैज टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द सुप्रीम लॉ। सो द इंडियन गवर्नमेंट इज गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। ऑल्सो इन केस ऑफ नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि रूल ऑफ लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का। इसमें क्या हुआ कि इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। उनमें से किसी को भी उनके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताए गए थे। सभी लोगों ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया हबीज कॉर्पस का रिट लगा के, इसीलिए ये केस हबीज कॉर्पस केस भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि ये जो उनका डिटेंशन है ये आर्टिकल 21 के वॉयलेटिव है, रूल ऑफ लॉ के वॉयलेटिव है। फाइनली केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंडिया में रूल ऑफ लॉ का स्पेसिफिक प्रोविजन कहीं नहीं है, आर्टिकल 21 ही रूल ऑफ लॉ की बात करता है। तो इमरजेंसी के वक्त आर्टिकल 21 निरस्त हो जाता है तो रूल ऑफ लॉ भी निरस्त हो जाता है, तो आपका डिटेंशन सही है। आगे जाके सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के डिसीजन को अपनी एक गलती माना था। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को रिकैप कर लेते हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर ये कहता है कि आप सारी पावर्स को कॉन्सेंट्रेट करके एक ही जगह मत रखिए। सारे पावर्स एंड फंक्शंस को आप 3 मेन ऑर्गन्स में डिवाइड कर लीजिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ताकि गवर्नमेंट की मशीनरी स्मूथ रहे और आर्बिट्ररीनेस कम रहे। और रूल ऑफ लॉ बात करता है 3 प्रिंसिपल्स की। ये मेनली ये कहता है कि गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ से चलनी चाहिए। आई होप सेपरेशन ऑफ पावर एंड रूल ऑफ लॉ आपको क्लियर होगा। Do comment below how do you find this video, or if you have any doubts. That's it for now. See you in the next class. Bye bye.